यहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द जो है, इसका सराउंडिंग जो है, ये इसका एनवायरनमेंट है। अब इसी एनवायरनमेंट के हम दो अकसाम बना लेते हैं। जो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और एक एनवायरनमेंट इस ऑर्गेनिज्म के अंदर है यहाँ पर, इसको फिर हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। तो एक हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक हो गया इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। अब होमियोस्टेसिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन organism to keep या to maintain its internal environment balanced। ऑर्गेनिज्म की वो सलाहियत, ऑर्गेनिज्म की वो काबिलियत जिसकी वजह से वो अपने वजूद के अंदर उसका जो माहौल है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसको मेंटेन रख सकता है, बैलेंस्ड रख सकता है। इसका इंटरनल एनवायरनमेंट, इसमें ऊंच नीच ना हो। इस प्रोसेस को, इस टेंडेंसी, इस काबिलियत को हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। डेली लाइफ में आप देख सकते हो, सुबह हो जाती है, तुम स्टार्ट ले लेते हो, जो खाने को मिलता है, जो पीने को मिलता है, टूस लेते हो, ठीक है। कोका कोला पी लिया, कभी पानी पी लिया, कभी ड्यू पी लिया, कभी विनेगर पी लिया, कभी सूप पी लिया, कभी कबाब खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ, जो भी मिलता है खा लेते हो, पी लेते हो। अब इनमें कुछ चीज़ें हैं एसिडिक, कुछ चीज़ें हैं बेसिक। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक एसिड इन कूल ड्रिंक्स में मौजूद है, कोक, पेप्सी वगैरह। अब चाहे एसिडिक हो या बेसिक चीज़ हो, जब आप इसको पी लेते हो, ये आपके वजूद के अंदर चला जाता है। लेकिन इसके बावजूद आपके खून का पीएच ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। तो इसका मतलब तुम्हारे वजूद के अंदर तुम्हारा ब्लड अपने पीएच को मेंटेन कर रहा है। सो ये आपकी बॉडी आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रही है, और इसी को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। अनदर एग्जांपल, बाहर अगर गर्मी हो, मौसमी गर्मा में 40 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ रही है, उसी वक्त एक थर्मामीटर पकड़कर अपने मुंह में रखकर अपने वजूद का टेम्परेचर मैयर करो, वो आपको दिख जाएगा 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इंतजार करो मौसम सरमा को। जब मौसम सरमा आ जाए और ठंड पड़ रही हो, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, स्नोफॉल हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, उस सख्त सर्दी में फिर से थर्मामीटर पकड़कर अपने मुंह में रखकर अपने टेम्परेचर को मेजर करो, फिर भी आपको टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा। इसका मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा हो, उससे परे आपके बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट खुद को मेंटेन रख रहा है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से इसमें ऊंच नीच नहीं आ रही है, और जब ऊंच नीच नहीं आएगी, इसी टेंडेंसी, इसी सलाहियत, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। बात पकड़ में आ रही है? देखो, पानी आप ज़्यादा पियो या कम पियो, आपके ब्लड के अंदर पानी का मिकदार वही रहेगा, वो ज़्यादा और कम नहीं होगा। तो ये होमियोस्टेसिस है। ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। होमियोस्टेसिस का अगर हम मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म मतलब स्टेप वाइज प्रोसेस, कि ये काम किस तरह से करता है, तो इसको हम 3 मेन स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि इन 3 मेन स्टेप्स में ये काम कर सकता है। एक है रिसेप्शन, रिसेप्टर्स के थ्रू जो होता है। दूसरा है कंट्रोल सेंटर, और तीसरा है इफेक्टर। अब जो चेंज बाहर के एनवायरनमेंट में हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा है, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलस, उस स्टिमुलस को रिसीव करना, उसको डिटेक्ट करना और रिसीव करना, ये रिसेप्टर का काम है। जब डिटेक्ट कर लेता है, रिसीव कर लेता है, ये मैसेज भेज देता है कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर के साथ प्रीवियसली एक डेटा सेट होता है, जिसको हम सेट पॉइंट कहते हैं। सेट पॉइंट, ये डेटा होता है, ठीक है। डेटा ऑलरेडी इसके साथ होता है। ये वो डेटा होता है जिसके साथ ये इस चेंज को कंपेयर करता है कि ये चेंज इससे नीचे लेवल का है या ऊपर लेवल का है।
तो कंपैरिजन के बाद जब इसको पता चल जाता है कि ये जो चेंज है ये नीचे है या ऊपर है, उसके बाद ये ऑर्डर देता है इफेक्टर को। इफेक्टर क्या करता है? वो करता है रिस्पॉन्ड। काम ये करता है, क्या काम करते हैं? अगर ये चेंज जो यहां पर आया है ये इस सेट पॉइंट से नीचे है तो इसका काम है इसको वापस से ऊपर लाना, इस सेट पॉइंट के साथ बराबर करना। और अगर ये चेंज जो डिटेक्ट हो रहा है ये इस सेट पॉइंट से ऊपर हो, ऑर्डर देने पर इस इफेक्टर का काम है कि इसको नीचे ले आए और फिर से इस सेट पॉइंट के साथ बराबर करे, लेवल में करे। तो ये काम है इफेक्टर का। तो चेंज रिसेप्टर रिसीव कर लेता है, कंट्रोल सेंटर उसको प्रीवियसली सेट पॉइंट जो होता है डाटा उसके साथ कंपेयर कर लेता है कि कम है या ज्यादा है, वापस से सेट पॉइंट के लेवल पर लाना वो काम है फिर इफेक्टर का। इफेक्टर को ऑर्डर मिल जाता है कि अब तुम काम करो अपना। यहां पर एक आम एग्जांपल अगर हम ले लें लिविंग ऑर्गेनिज्म से परे, तो वो हम ले सकते हैं एक फ्रीजर का। फ्रिज जो होता है, ठीक है, फ्रिज तो देखा है ना, हर एक के घर के अंदर होता है। अभी गोश्त भी आपके फ्रिज में अंदर पड़ी हुई थी, तो जिस डब्बे के अंदर गोश्त पड़ी हुई थी उसको हम कहते हैं फ्रीजर या फ्रिज, ठीक है। इस फ्रिज के अंदर होता है एक थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट क्या करता है? दिस रेगुलेट द टेम्परेचर। टेम्परेचर को रेगुलेट करना इसका काम है। मान लो इस थर्मोस्टेट को आप फिक्स कर देते हो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस टेम्परेचर पर? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इस फ्रीजर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा और इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना काम है थर्मोस्टेट का। कैसे? थर्मोस्टेट स्विच ऑन और ऑफ करेगा। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, फ्रीजर की कूलिंग की वजह से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हो जाए, 19-18 हो जाए, तो थर्मोस्टेट इस टेम्परेचर को डिटेक्ट करके फ्रीजर को बोलेगा कि अब मैं तुझको बिजली नहीं भेजने वाला, ताकि कूलिंग ऑफ हो जाए। तो ये बिजली को ऑफ कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी करंट को ऑफ कर देगा। जब करंट ऑफ हो जाए तो कूलिंग बंद हो जाएगा, जाहिर बात है। कूलिंग बंद हो गया तो टेम्परेचर से वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो 18 से 19, 19 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। और कूलिंग अब भी ऑफ है तो 20 से ये और भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, 21 हो जाएगा। और जैसे ही 21 हो जाए तो इस हाई टेम्परेचर को फिर से ये थर्मोस्टेट सेंस करेगा और करंट को वापस इजाजत दे देगा कि तुम कूलिंग सिस्टम को ऑन करो। कूलिंग सिस्टम वापस से ऑन हो जाएगा, वापस से कूल होकर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक वापस गिर जाएगा। तो इस तरह करते करते 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, इसी पर फिक्स होता है। ये थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर रेगुलेट करना। ऐसे ही हमारे वजूद के अंदर भी करता है, यही सेम इसी थर्मोस्टेट का काम हमारे वजूद के अंदर हाइपोथैलेमस करता है। ये जो मैं कह रहा था, बाहर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या बाहर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, फिर भी आपके वजूद का टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये आपके थैलेमस, ब्रेन के जो फोर ब्रेन का जो हिस्सा है थैलेमस, उसके नीचे एक पी साइज का एक ग्लैंड है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसका काम है। ये हाइपोथैलेमस ये टेम्परेचर पॉइंट सेट करता है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर गर्मी हो जाए तो ये कुछ ऐसे काम करेगा इफेक्टर्स के थ्रू। फॉर एग्जांपल स्वेटिंग हो गया, पसीना निकलना हो गया, या आपको कहेगा कि पंखे के नीचे बैठ जाओ, ये वगैरह करेगा मुख्तलिफ काम, ताकि टेम्परेचर वजूद का 37.5 ही रहे। और अगर सर्दी हो जाए फिर से ये मसल्स को इजाज़त देगा कि शिवरिंग करो, और ऐसे कुछ करेगा, स्वेटिंग को रोकेगा, ताकि टेम्परेचर नीचे ना आ जाए, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहे। तो सेम यही काम थर्मोस्टेट का हमारे वजूद के अंदर हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में है वो करता है। तो ये होमियोस्टेसिस हो गया, इसको हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। इसी प्रोसेस में होता है, ठीक है। पहले टेम्परेचर ये रिसेप्टर सेंस कर लेता है। टेम्परेचर हमारा स्किन, इस टेम्परेचर का जो मिसाल मैं दे रहा हूँ, बाहर गर्मी, अंदर टेम्परेचर बरकरार है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये इसमें रिसेप्टर है स्किन। स्किन के थ्रू हम सेंस कर सकते हैं कि गर्मी है बाहर या सर्दी है। स्किन ऑर्डर ले जाएगा, कंट्रोल सेंटर यहाँ पर होगा हाइपोथैलेमस इस एग्जांपल में, ठीक है। हाइपोथैलेमस इसको सेट पॉइंट जो है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसके साथ मैच करेगा कि टेम्परेचर 37 से बढ़कर 40 हो गया है, ये इससे नीचे है या कितना नीचे है, 0 है, 20 है, 25 है, कितना है, ये इसके साथ कंपेयर करके अपने ही कैलकुलेशंस लगाकर और कैलकुलेशंस के मुताबिक ऑर्डर सेट कर कर इफेक्टर्स को लेगा। इफेक्टर्स कौन है यहाँ पर? वो स्वीट ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, स्वीट ग्लैंड्स, ताकि पसीना खारिज करो या पसीना बंद करो। वो मसल्स भी हो सकते हैं कि शिवरिंग करो या ना करो वगैरह।
इन सारे इफेक्टर्स को मिलाकर ये कुछ ऐसा करेगा कि टेम्परेचर 37.5 से ना बढ़े ना कम हो जाए। ये एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म है, ठीक है। अब इन मैकेनिज्म को इस किस्म के मैकेनिज्म्स को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म भी दो अक़साम के हैं। एक है नेगेटिव, जिसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, एक है पॉजिटिव, जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये टेम्परेचर का जो मैंने मिसाल दे दिया, इसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एक और एग्जांपल ले लेंगे। जब हम पानी पीते हैं तो पानी चाहे हम ज़्यादा पिए, जिस तरह के रमज़ान के महीने में हम पीते हैं रात के वक्त, या कम पिए, जिस तरह के रमज़ान के महीने में हम दिन के वक्त होते हैं, कम पिए, ठीक है। ब्लड के अंदर वाटर का लेवल मेंटेन रहेगा। अब ये किस तरह से मेंटेन होता है? होम्योस्टेसिस के थ्रू। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। देखो, एक हार्मोन है जो कि हमारे दिमाग में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है, उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। हर एक अपना अपना हार्मोन खारिज करता है, मुख्तलिफ हार्मोन इससे खारिज होते हैं। मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। इससे एक हार्मोन खारिज होता है जिसको हम कहते हैं ADH। क्या कहते हैं? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। अब इस ADH का काम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डिस्टल टिब्यूल्स। डिस्टल ट्यूब्यूल से पानी को रीएब्जॉर्ब करना। डिस्टल ट्यूब्यूल क्या है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लास 10th में पढ़ चुके हो। उसमें जो एक कैप्सूल है और एक ट्यूब्यूल है। कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल होता है, और जो ट्यूब्यूल होता है उस ट्यूब्यूल का आखिरी हिस्सा जो है, एक प्रॉक्सिमल एंड है, ये एक लूप ऑफ हेनल है, एक डिस्टल ट्यूब्यूल है, आखिरी एंड। तो उस आखिरी एंड से वाटर को वापस से रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल करना। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स से वाटर को रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल करना, ये काम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, ठीक है। अब देखो, मान लो ये ब्लड है, ब्लड जिसके अंदर आपने रोज़ा पकड़ा हुआ है, तो इस रोज़ा रखा हुआ है, तो ब्लड के अंदर वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया। वाटर लेवल डिक्रीज हो गया। अब ये ब्लड जिसके अंदर वाटर लेवल डिक्रीज्ड है, ये सीधा चला जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से पास हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से पास हो जाएगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जब पास हो जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सेंस करेगा कि कुछ दाल में तो कुछ काला है, कुछ तो भैया गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ क्या है वो सेंस कर लेगा, तो वाटर लेवल डिक्रीज हो गया है। अच्छा, वाटर लेवल डिक्रीज हो गया है, अब क्या करेंगे? तो ये सीधा जाके ऑर्डर देगा अपने मुंशी को, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को, कि तू खारिज हो जा, चला जा और अपना काम करके दिखा। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन खारिज हो जाएगा, सीधा जाकर ये किडनी तक चला जाएगा। किडनी में जो नेफ्रॉन्स है उनसे वाटर रीएब्जॉर्ब करके क्या करेगा? वाटर रीएब्जॉर्ब करके वापस से ब्लड में शामिल कर देगा। अब ये किडनी से वाटर को रीएब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल कर देगा, तो ब्लड के वाटर का लेवल मेंटेन हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाए तो यही बराबर वाटर का लेवल जिस ब्लड में है, अब वाटर का लेवल बराबर हो गया, ठीक है। यही ब्लड अब जब पिट्यूटरी ग्लैंड से पास हो जाए तो अब पिट्यूटरी ग्लैंड सेंस करेगा कि नहीं, अब ठीक है, वाटर लेवल अब ठीक हो गया है। अब ये वापस से ऑर्डर देगा इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन को कि अब तू अपने अखराज बंद करो, अब तू और खारिज मत हो, अब तेरी ज़रूरत नहीं है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन अपना अखराज बंद कर देगा। तो इस तरह से वाटर लेवल ब्लड में मेंटेन भी हो गया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का अखराज भी बंद हो गया। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जो कि रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। यहाँ पर रिवर्सल डायरेक्शन में काम हो रहा था ना, कम हो गया तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन खारिज हो गया, ज़्यादा हो गया तो फिर से ये बंद हो गया। सेंस करके नंबर बाय नंबर अपना काम करते हैं, हर एक आर्गन अपना काम करता है, हर एक हार्मोन, और अंदर होम्योस्टेसिस होता है। अब जो है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करता। ये क्या करता है? ये एक प्रोसेस को और भी इन्हेंस करता है, मतलब ये एम्प्लीफिकेशन करता है, और भी तेज करता है, एम्प्लीफिकेशन। देखो,
चाइल्ड बर्थ के दौरान, चाइल्ड बर्थ के दौरान चाइल्ड का जो हेड है, हेड वो यूट्रिनल वाल पर प्रेशर डालता है। अब यूट्रिनल वाल में जो सेंसर्स है वो प्रेशर को महसूस कर देते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं, प्रेशर हाई हो जाता है और इसी हाई प्रेशर की वजह से चाइल्ड बर्थ कंप्लीट हो जाता है। अगर अब चाइल्ड और भी प्रेशर इस यूट्राइन वाल, चाइल्ड का हेड जो है यूट्राइन वाल पर और प्रेशर डाले तो बदले में यूट्राइन वाल और प्रेशर हाई कर देगा। मतलब अंदर से जो प्रेशर बाहर की तरफ अप्लाई हो रहा है उतने ही मिकदार में बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर अप्लाई हो रहा है। मान लो न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पर चल रहा है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, और यही चाइल्ड बर्थ को कंप्लीट कर देता है। समझ में आ रहा है या नहीं? चलो एक एनालॉजी एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है? दूसरे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। देखो अब पहले एनालॉजी, एक एनालॉजी ले लेते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीडबैक मैकेनिज्म का, और फिर इसका दूसरा एग्जांपल एक्सप्लेन कर लेंगे। ये दो बेल है, देखो बेल प्रॉपर तो मैं बना नहीं सकता लेकिन कुछ कोशिश कर दूंगा। अब ये दो बेल हो गए, ठीक है? अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है 5 फीट का। कितना है? 5 फीट का। ये बेल अगर यहाँ से यहाँ आ जाए तो ये बेल यहाँ से और पीछे चला जाएगा। जब ये पीछे चला जाएगा, अब अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो डिस्टेंस फिर भी 5 फीट होगा। हालांकि ये बेल जो है ये आगे आ गया है, लेकिन जितना ये आगे आ गया है उतना ही ये बेल पीछे चला गया है, रिवर्स डायरेक्शन में चला गया है, तो डायरेक्शन वही 5 फीट है। ये फिर से वापस यहाँ पर आ गया, तो जितना ये रिवर्स आ गया उतना ही ये आगे आ गया। अब भी डिस्टेंस अगर आप मेजर करोगे वो फिर भी वही 5 फीट होगा। एक डायरेक्शन में चला जाता है तो उसके इक्वल मैग्नीट्यूड में दूसरा वाला पीछे रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, ताकि बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन रखा जा सके। तो ये जो रिवर्स डायरेक्शन में एक दूसरे से दोनों बेल जा रहे हैं ना, ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है लेकिन जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन रखता है। ये नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है? पॉजिटिव फीडबैक किस तरह से काम करता है इसको देखो। देखो यहां पर ये लकीर है, ये मैं खींच रहा हूं, ठीक है? अब जब ये बेल यहां से आगे आएगा तो इसी के डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बेल भी आगे ही आएगा। अब ये बेल आगे क्यों आ गया? ये बेल इसलिए आगे आ गया ताकि ये जो बेल है इसको इजाज़त है यहाँ तक आने की, लेकिन यहाँ से ये बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। सेम यही इजाज़त इस बेल को भी नहीं है, ये भी इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए दोनों आकर यहाँ पर एक दूसरे के साथ टक्कर मार देते हैं। अब जितना प्रेशर ये बेल अप्लाई करेगा, उस पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा उतना फोर्स और प्रेशर ये बेल भी अप्लाई करेगा। रिजल्ट ये निकलेगा कि प्रेशर चाहे जितने भी हो, दोनों साइड से जितने भी प्रेशर हो, दोनों बेल इसी पॉइंट, इसी लाइन पर खड़े होंगे। ना ये आगे जा सकता है ना ये इस पार आ सकता है। तो अब भी इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन ही हो गया, ये अपने लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एम्पलीफाई हो रहा है, एनहेंस, एक दूसरे को जोर दे रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा रहा, ठीक है? तो इसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। अब देखो ये भी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहा है, अपने बॉर्डर को इनमें से कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर टक्कर ज़रूर हो रही है, और इसी ये टक्कर ख़तरनाक तो है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के हार्मफुल इफेक्ट्स भी है। कैसे? देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये सलमान खान है, ठीक है? ये ऐसे एनवायरनमेंट में आ गया है, एक ट्रिप पर निकला हुआ था टूर के लिए, कोई ऐसे जंगल, कोई ऐसे पहाड़ी इलाके में चला गया जहाँ पर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा था। इसका लेवल क्या था? ज़्यादा था। अब जब ये सांस लेगा तो इसके वजूद के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होकर ब्लड में शामिल हो जाएगा, ज़्यादा मकदार में। ब्लड में शामिल इसलिए होगा ताकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है
तो इसका पार्शल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। पार्शल प्रेशर ज़्यादा हो तो फिर एल्यूलाई से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ज़रूर जाएगा फिर, ठीक है। ऐसे नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं होता, वहाँ पर होगा क्योंकि पार्शल प्रेशर ज़्यादा है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पार्शल प्रेशर। अब जब ब्लड में शामिल हो जाएगा तो इसका ब्लड जो है वो इस हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर मेडुला ओब्लांगेटा से पास होगा। रेस्पिरेटरी सेंटर जो है, रेस्पिरेशन को, जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, वहाँ से जब ये ब्लड पास होगा तो मेडुला ओब्लांगेटा सेंस करेगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो ज़्यादा है, ये क्या गड़बड़, कुछ गड़बड़ तो है। अब ये सीधा ऑर्डर जारी करेगा, मेडुला ओब्लांगेटा क्या करेगा, सीधा ऑर्डर देगा इंटरकोस्टल मसल्स को और डायफ्राम को कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है, शायद जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से बना है वो बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ है। तो अब ये इसको कहेगा कि तुम अपने ब्रीथिंग रेट को फास्टर कर दो। ब्रीथिंग रेट को फास्टर क्यों करो, ताकि अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का हाई लेवल है वो आसानी के साथ जल्दी बाहर निकल जाए। लेकिन अब इस बेचारे को ये पता नहीं है और बाहर कोई मुंशी भी नहीं है ताकि इसको बताए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बाहर ज़्यादा है। अब देखो, जब ये सांस से तेज़ करेगा अपने बचाव के लिए, तो जितना ये सांस से तेज़ करेगा उतना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड का फुल एयर इसके अंदर और चला जाएगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और बढ़ जाएगा, ये सांस से और तेज़ कर देगा और इसी तरह से करते करते ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसके वजूद के अंदर चला जाएगा और इससे फिर डेथ भी हो सकती है अगर ब्लड का पीएच लो हो गया, क्योंकि एसिडिक है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हालांकि बेहतर भी है, जिस तरह के इस चाइल्ड बर्थ के मिसाल में है, चाइल्ड बर्थ में मदद देता है, लेकिन बाज़ औकात बाज़ माहौल में बाज़ कंडीशन में ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। इस तरह का एक एग्जाम्पल फीवर का भी है, बुखार। आपको पता है बुखार कब आता है? ये हमारा वही हाइपोथैलेमस है, थर्मोस्टेट। जब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी पैथोजन अंदर दाखिल हो जाए तो ये हाइपोथैलेमस उसको मारने के लिए अपने वजूद का टेम्परेचर हाई कर देता है। इसको लगता है कि अगर मैं टेम्परेचर हाई कर दूं तो जो बैक्टीरिया वायरस अंदर घुस गया है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो मर भी जाएगा, और बहुत बाज़ ज़्यादा केसेस में वो मर भी जाते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है फीवर। अच्छा, अब जब फीवर हो जाए, बाज़ औक़ात ये हाइपोथैलेमस अपने फीवर को भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। अगर अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाए, इसी टेम्परेचर बढ़ने को ये हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा कि कोई गड़बड़ तो हो गया है, तो ये उसी टेम्परेचर के बढ़ने को टेम्परेचर के बढ़ने से मारेगा। शायद इसने वो प्रोवर्ब सुना होगा कि लोहा लोहे को काटता है। तो हाइपोथैलेमस कहेगा कि टेम्परेचर बढ़ गया है, कुछ को तो गड़बड़ है, तो टेम्परेचर और बढ़ा दो, तो ये टेम्परेचर और बढ़ा देगा। अब टेम्परेचर और बढ़ाएगा ये, तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, तो ये और सेंस करेगा कि गड़बड़ शायद बहुत ज़्यादा हो गई है, तो और ये टेम्परेचर बढ़ाएगा। ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते अगर टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ जाए, प्रोटीन काम करना छोड़ देगा, एंजाइम काम करना छोड़ देगा, उनके अशकाल डीनेचर हो जाएंगे और इस तरह से मौत इससे भी हो सकती है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है, इट कैन बी डेंजरस। बात समझ में आ गई?